दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जो हम लोग कवर कर रहे थे, आज ये मॉडर्न फिजिक्स का दोस्तों हमारा ये तीसरा पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स का दोस्तों हमारा तीसरा लेक्चर है और ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा 498 नंबर का लेक्चर है। इसी के साथ हमारे 14,940 सवाल तैयार होने वाले हैं। ठीक है, अब तक 6 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 7वां विषय बहुत जल्दी दोस्तों ये 7वां विषय भी आपका कंप्लीट होने वाला है, तो मजा ही मजा आने वाला है। चलिए सीधे आते हैं दोस्तों अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। एक मौका दीजिए दोस्तों, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो पाएगी। सीधे आते हैं सवालों पर। पहला सवाल दे रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या होता है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है दोस्तों? परमाणु रिएक्टर एक तरह की आणविक भट्ठी होती है। क्या होती है दोस्तों? यह एक तरह की क्या होती है दोस्तों? आणविक भट्ठी होती है। और इस आणविक भट्ठी में करते क्या है दोस्तों? तो इसके अंतर्गत हम लोग परमाणु विखंडन करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए ना, परमाणु विखंडन मत कहिए बल्कि नाभिकीय विखंडन कहिए। ठीक है, जो शब्द है वो है दोस्तों नाभिकीय विखंडन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा, लेकिन द्वारा में एक चीज और याद रखेगा, ये एक नियंत्रित श्रृंखला के अंतर्गत होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा एक नियंत्रित श्रृंखला के तहत, एक नियंत्रित श्रृंखला के तहत ठीक है, के तहत ऊष्मा पैदा की जाती है। ठीक है, ऊष्मा पैदा की जाती है या ऊर्जा पैदा की जाती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, चाहे आप यहाँ ऊष्मा कहिए या फिर ऊर्जा कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये देखिए आप ऐसे समझिए ना, जो बिजली वाले बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर प्लांट हैं वो बनाते हैं बिजली, तो दोस्तों वहां पर उसके अंदर हम लोग नाभिकीय विखंडन कराते हैं। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ही वहां ऊष्मा पैदा होती है और फिर दोस्तों सप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो चेन होता है यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यह एक नियंत्रित श्रृंखला के तहत होता है, जबकि जहां बम विस्फोट होता है तो वो अनियंत्रित श्रृंखला के तहत होता है। तो दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करा, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, नाभिक का अलग होना नाभिकीय विखंडन है। ध्यान दीजिएगा, नाभिक का टूटना, ठीक है, नाभिक का टूटना दोस्तों क्या कहलाता है? नाभिक के टूटने को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जबकि नाभिक के मिलने को, ठीक है, नाभिक के मिलने को दोस्तों क्या कहा जाता है? मिलने को क्या कहा जाता है? इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है, इस वजह से दोस्तों यह क्या हो जाएगा? यह नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो इस सवाल का ये उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, दो भारी नाभिक मिलकर दोस्तों या हल्के नाभिक मिलकर दोस्तों एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? नाभिकों का मिलना, ये नाभिकीय संलयन है। अलग होना, टूटना, ये नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर व परमाणु बम में दोस्तों मुख्यतः क्या अंतर है? देखिए जो अंतर है वही लिख दे रहा हूं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है दोस्तों, यह नियंत्रित श्रृंखला पर काम करती है। ठीक है, यह नियंत्रित श्रृंखला पर काम करती है, और जो परमाणु बम है दोस्तों यह अनियंत्रित श्रृंखला पर काम करता है। ठीक है, यह अनियंत्रित श्रृंखला पर काम करता है, लेकिन किसके? तो याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों संबंधित हैं नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, दोनों नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के रूल को फॉलो करते हैं। अंतर थोड़ा सा है, एक कंट्रोल वे में होता है, एक अनकंट्रोल वे में होता है। ठीक है, तो दोनों बातों को आप याद रखेंगे। एकदम मैंने अलग अलग साफ तौर पे लिख दिया है ताकि आपको कहीं भी कोई भी किसी तरह का दोस्तों कंफ्यूजन न हो। करा, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन दोस्तों उपलब्ध है? ठीक है, तो याद रखेगा, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है थोरियम। ठीक है, भारत में जिसकी उपलब्धता है वह दोस्तों थोरियम। और थोरियम दोस्तों मिलता कहाँ है दोस्तों? तो खास करके एक विशेष प्रकार की रेत है जिसको हम कहते हैं मोनाजाइट। ठीक है, तो याद रखेगा, मोनाजाइट रेत में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये मोनाजाइट रेत दोस्तों कहाँ मिलती है? ये स्पेशली तो केरल में
पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा भंडार, सबसे प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन भारत में अवेलेबल है वो दोस्तों कौन सा है, वो थोरियम है। ठीक है, केरल के अलावा भी दोस्तों कुछ जगह पे थोरियम पाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जहां पाए जाते हैं दोस्तों तो केरल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में भी दोस्तों थोरियम जो है पाए जाते हैं, थोड़े बहुत दोस्तों झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन नंबर 1 पर दोस्तों केरल ही है, ये आप याद रखेंगे। करा मोनाजाइट हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम होगा और क्रोमियम हो गया, इसमें से कौन सा परमाणु ईंधन नहीं है? ठीक है, तो मोनाजाइट तो है, मोनाजाइट तो एक विशेष प्रकार की रेत है ना, और इस रेत से दोस्तों हमने पढ़ा है कि यहां से हमें परमाणु ईंधन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यानी ये तो मामला सही है, थोरियम से भी होता है, बेरिलियम भी है, क्रोमियम दोस्तों यहां पर नहीं होगा। ठीक है, क्रोमियम जो लिख रहा दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्रोमियम जो है ये परमाणु ईंधन नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, क्रोमियम परमाणु ईंधन नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर गलत दिया था। ऐसे 4 ऑप्शन देकर आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और बता दूं, क्रोमियम जो होता है, अगर आप इसके परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 24, और क्रोमियम जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, क्रोमियम प्रकृति में, अलग से फैक्ट बता रहा हूं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता है, बल्कि दोस्तों क्या है, इसका अयस्क होता है, उस अयस्क से दोस्तों प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे क्रोमाइट। ठीक है, आपने क्रोमाइट का नाम सुना होगा, क्रोमाइट जो है दोस्तों इससे दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है क्रोमियम। ठीक है, मुक्त अवस्था में अगर सोचेंगे प्रकृति में, नेचर में कहीं मिल जाए क्रोमियम, तो नहीं मिलने वाला है। ये पॉइंट भी आप इसी के साथ समझिएगा। अगला सवाल दे रहा है कैडमियम, ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के काफी सारे सवाल मैंने रखे, परीक्षा में आया हुआ है। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, इनमें से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? आप जानते हैं दोस्तों यूरेनियम तो होता ही होता है, प्लूटोनियम भी होता है, थोरियम भी होता है। यहाँ जो कैडमियम दिया दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो कैडमियम है दोस्तों याद रखेंगे, कैडमियम ये परमाणु ईंधन नहीं है। ठीक है, यह परमाणु ईंधन नहीं है। कैडमियम को दोस्तों आप यहाँ पे अलग कर लीजिए, कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन नहीं है। कैडमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये कितना होता है दोस्तों, इसका होता 48। कैसे याद रखेंगे, देखिए क्रोमियम का था 24, 24 गुना के 48, 48 कैडमियम का हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कैडमियम के अगर संपर्क में कोई व्यक्ति ज्यादा दिनों तक रहता है तो कैंसर हो जाता है उसको, ये भी लिखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे कैडमियम के संपर्क में रहने पर, ठीक है, संपर्क में रहने पर कैंसर जैसा रोग होता है। यह कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, खास करके फेफड़े का कैंसर। ठीक है, फेफड़े का कैंसर, प्लस दोस्तों यह गुर्दे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, गुर्दा यानी किडनी दोस्तों यहाँ पे खराब हो जाएगी अगर जो व्यक्ति कैडमियम के संपर्क में ज़्यादा रहने वाला है तो। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी कैडमियम के ज़्यादा संपर्क में रहेगा उनको इस तरह के रोग हो ही जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। और परमाणु क्रमांक जो इसका था ये 48 था, 48 था, इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल दे रहा है यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया और हीलियम हो गया, इसमें से कौन सा परमाणु ईंधन दोस्तों नहीं है? तो याद रखेगा हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान। तो हीलियम जो दोस्तों याद रखेंगे, हीलियम जो है यह परमाणु ईंधन नहीं है। ठीक है, हीलियम जो है दोस्तों ये परमाणु ईंधन नहीं है। ठीक है, ईंधन नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज हीलियम के बारे में याद रखेंगे, हीलियम दोस्तों एक गैस है जिसको हम लोग गुब्बारों, पार्टी वगैरह में जो गुब्बारे वगैरह नहीं होता है तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो गैस है इसको गुब्बारों में भरा जाता है और ये नोबल समूह की पहली गैस भी इसे माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? याद रखेंगे नोबल समूह की पहली गैस। ठीक है, नोबल समूह की पहली गैस भी दोस्तों कौन सी है? तो हीलियम को ही माना गया है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बस 3-4 सवाल इस टाइप का, ज्यादा नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम। ठीक है,
कैल्शियम कहाँ से दे दिया भाई? कैल्शियम तो दोस्तों हमारे सबसे मतलब मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है कौन सा? कैल्शियम है। तो लिखिएगा फिलहाल ये जो कैल्शियम है दोस्तों इसको आप यहाँ से अलग कर लीजिए, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 20 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा? वो कैल्शियम। अरे हड्डी उड्डी में यही होता है ना, कैल्शियम की कमी से दोस्तों हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, तो ये चीजें भी याद रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। कह रहा है पहला नाभिकीय भट्टी जो था दोस्तों, प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी का क्या नाम है? तो इसका नाम था अप्सरा, ठीक है। और ये भारत ही नहीं पूरे एशिया की दोस्तों पहली नाभिकीय भट्टी थी जिसका नाम अप्सरा था। तो ये लिखिए, ठीक है। तो ये जो नाभिकीय भट्टी थी याद रखिएगा एशिया की थी, भारत ही नहीं, याद रखेंगे एशिया की पहली नाभिकीय भट्टी थी, ठीक है, नाभिकीय भट्टी थी। और इसका नाम क्या था? अप्सरा नाम था। और ये नाम दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये जो अप्सरा नाम था लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों यह नाम दिया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, इसको शुरू किया गया था ट्राम्बे में, ठीक है। 1956 में इस भट्टी को कहाँ शुरू किया गया था? ट्राम्बे में शुरू किया गया था, ठीक है, ट्राम्बे। वहीं पर दोस्तों बार्क है ना, ठीक है, बार्क बोले तो, ठीक है, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ठीक है, बार्क क्या होता है? एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो ट्राम्बे में है। वहीं पर दोस्तों ये भट्टी है, ये एशिया की पहली जो है नाभिकीय भट्टी है, नाम है अप्सरा। ये नाम जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने दोस्तों ये नाम दिया था। तो ये पॉइंट भी इसी के साथ आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। कह रहा यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद दोस्तों क्या प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा मान लीजिए यूरेनियम का रेडियो एक्टिव विघटन किया जाए तो अंतिम में क्या मिलेगा? अब कभी कभी परीक्षा में लेड दे देता सीसा और कभी कभी रेडियम दे देता है, तो दोनों चीजों को आप यहाँ पे नोट करिएगा। तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद 2 हो सकता है, ऐसे लिख लीजिएगा यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन, ठीक है, विघटन के बाद जो अंतिम उत्पाद मिलता है, जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो 2 उत्पाद होते हैं, या तो दोस्तों सीसा या तो रेडियम, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्या दिया है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्या दिया है? सीसा दिया होगा तो लेड दिया होगा, या फिर ये नहीं दिया होगा तो रेडियम दिया होगा, रेडियम, ठीक है, रेडियम। रात के अंधेरे में भी दोस्तों रेडियम चमकता रहता है, प्रकाशवान रहता है, ये आप याद है। घड़ी वगैरह में दोस्तों रेडियम का यूज किया जाता है, रात के समय घड़ी दिखे इस वजह से, ठीक है। कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादित ऊर्जा को अवशोषित करने हेतु शीतलक या कूलेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? तो आपको पहले ही बता चुका हूं, D2O का यूज करते हैं, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, भारी जल। अब देखिए यहाँ कई चीज है, या तो H2O का भी कर सकते हैं, जल का भी यूज कर सकते हैं, या हम D2O का कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? D2O को हम भारी जल कहते हैं, इसको हम भारी जल भी कहते हैं, या इसको हम गुरु जल भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं भारी जल लिखा होता है, कहीं मैंने देखा गुरु जल भी लिखा होता है, तो ये भी याद रखेगा। या एक ऑप्शन और लिखिएगा, कहीं द्रवित सोडियम भी यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर लिख लीजिएगा, याद रखिएगा द्रवित सोडियम, कूलेंट के रूप में द्रवित सोडियम भी यूज किया जाता है, ठीक है। थक्का बनाने के लिए सोडियम 24 हमने पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं? शरीर में थक्का बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? समस्थानिक को सोडियम 24 था, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अगला सवाल दे रहा दोस्तों। अगला सवाल है कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करने हेतु, ठीक है भाई, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इनकी संख्या को कम करने हेतु कौन सी छड़ें, किन छड़ों का प्रयोग किया? तो जो 2 छड़ों का प्रयोग किया जाता है, एक तो बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है और एक कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोरान और कैडमियम, ठीक है, ये 2 छड़ों का यूज करते हैं, बोरान की छड़ों का प्रयोग करते हैं और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत तेजी से दोस्तों मूव करता रहता है, तो उसकी और फैलता भी रहता है, तो उसकी संख्या को कम करने के लिए दोस्तों ये 2 छड़ों का प्रयोग किया जाता है।
परीक्षा में देखिएगा, या तो कैडमियम देगा, या तो बोरान देगा, या तो दोनों दे सकता है। तो जैसा भी दे वैसा दोस्तों आप अपना उत्तर उस समय चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कर परमाणु बम में प्रयुक्त ईंधन दोस्तों कौन सा, किस का ईंधन के रूप में हम यहाँ क्या यूज करते हैं, तो परमाणु बम में यूरेनियम को, ठीक है, यूरेनियम को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन केवल यूरेनियम बोलने से दोस्तों काम नहीं चलेगा कि ये यूरेनियम दोस्तों, इसको पूरा बोलना पड़ेगा, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235, या इसके अलावा कभी कभी यूरेनियम कभी कभी प्लूटोनियम 239 भी दोस्तों यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो चाहे इसका यूज होगा, चाहे प्लूटोरेनियम, ठीक है, प्लूटोरेनियम, ठीक है, प्लूटोरेनियम 239, ठीक है, तो याद रखेगा, चाहे 235 यूरेनियम 235 का यूज हो, चाहे प्लूटोरेनियम 239 का यूज हो, इन दोनों का प्रयोग दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है। कहां पर, परमाणु बम में ईंधन के रूप में। ठीक है, करा प्रथम परमाणु बम का निर्माण दोस्तों किसने किया था, पहला परमाणु बम किसने बताया था, तो ओपेनहाइमर ने बनाया था। किसने बनाया था, एक मूवी भी आई थी दोस्तों ओपेनहाइमर, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरी आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, इन्हें परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, परमाणु बम का जनक, ठीक है, परमाणु बम का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा ओपेनहाइमर को कहा जाता है। जो पहला दुनिया में जो पहला परमाणु बम बनाया था वो ओपेनहाइमर ने ही बनाया था, इसे याद रखेंगे। करा पहली बार परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था, तो पहली बार दोस्तों परमाणु बम का प्रयोग 1945 में किया गया था। क्यों किया गया था, तो याद रखेगा अमेरिका ने जापान पर आक्रमण किया। ठीक है, अमेरिका ने जापान पर आक्रमण किया, ये आप याद रखेंगे 1945 में। ठीक है, अब दोस्तों याद रखेगा, यहां पे एक दो बातें और आपको बता दूं, दिन कौन सा, डेट कौन सी थी दोस्तों, तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, एक जगह पड़ता है यहाँ पे, एक नागासाकी, एक हिरोशिमा जगह है। ठीक है, तो हिरोशिमा नामक शहर जो था जापान में स्थित था। ठीक है, इसी के ऊपर बम गिराया गया था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, कौन सा बम था दोस्तों, इस बम का नाम था लिटिल बॉय, ये गिराया गया था। इसी तरह से जो दूसरा वाला था, ठीक है, जो दूसरा बम गिराया गया वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। यह दोस्तों नागासाकी नामक शहर पर गिराया गया था अमेरिका द्वारा। नागासाकी यह भी दोस्तों जापान में स्थित है। इस पर जो बम गिरा, इस बम का नाम था फैट मैन। इतना इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको याद रखना है कि पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल कहां पे किया गया, तो ये चीजें दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, पूरी बात मैंने जितना था आवश्यकता के अनुसार वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जुड़िए। मुझे खुद भी कभी कभी लगता है कि बच्चों को इससे अच्छा क्या चाहिए, मुझे नहीं समझ। भाई इतनी अच्छी क्लास चल रही है, इतना बढ़िया कंटेंट है, मुझे मेरे जमाने में पढ़ने को ऐसा नहीं मिला था। आपको इतनी अच्छी चीजें मिल रही, फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि क्या चाहिए, किस चीज की तलाश है आपको, कौन सा जो है कस्तूरी आप ढूंढ रहे हैं कि तैयारी करने के लिए वो मिल जाएगा। अरे भाई आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये क्लास देखिए, यहां से बेनिफिट ही होगा, आपको फायदा ही होगा। लेटे लेटे क्लास प्ले करके छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में सवाल जाएगा, जवाब जाएगा, फायदा ही होगा। कई बच्चा फोन करता है हमसे, सर आप 4 ऑप्शन नहीं देते, 4 ऑप्शन देते तो बड़ा अच्छा होता। एक बात बताओ, अब दोस्तों अगर 4 ऑप्शन होता तो 3 ऑप्शन तो गलत ही होता ना, एक ही ऑप्शन तो सही होता। और जो सही, जैसे मान लो यही सवाल था, जैसे मान लो ये सवाल था कि पहली बार कब प्रयोग किया गया, तो उत्तर तो फिक्स रहेगा ना, 19 की उत्तर बदल जाएगा। मान लीजिए सवाल आया, ये सवाल कि परमाणु बम का निर्माण किसने किया या परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर तो ओपेनहाइमर रहेगा ना। बाकी के 3 ऑप्शन में चाहे राइट बंधु दे दे, चाहे 2 दे दे, अल्फ्रेड दे दे, नोबेल दे, किसी का नाम दे दे भाई। ठीक है, तो वो तो गलत ही रहेगा ना, एक तरह से गलत ही रहेगा, वो तो सही होगा नहीं। तो सही उत्तर जो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, यानी आप मुझसे ये कह रहे हो कि 3 गलत ऑप्शन सर आप नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा दीजिए। अरे जो उत्तर है ही नहीं उसको पढ़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, तो आप आइए साथ में मिलिए जुलिए पढ़िए। अभी तक दोस्तों ये 6 विषय मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया है, एकदम एक एक टॉपिक दोस्तों यहां समाप्त हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा मतलब इतिहास से लेके संविधान से लेके भूगोल तक में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, टोटली मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब जो हमारा 7वां विषय है ये हमारा है दोस्तों फिजिक्स की क्लास। ठीक है, फिजिक्स की क्लास भी दोस्तों हम लोगों ने
56 नंबर से पढ़ना शुरू किया था और आज की क्लास हमारी 498 नंबर पे है, ठीक है। 498 नंबर तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप आइए साथ में जुड़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए और खुद ही जो है आपको लगेगा कि नहीं कितनी बढ़िया क्लास चल रही, कितना अच्छा ये क्लास है। एक बार पढ़ के देखिए, आज की क्लास में आनंद आ रहा है यार तो रोज की क्लास में आनंद आएगा। मैं रोज ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आगे देखिए, कह भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों कब किया था, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण ये 1974 में किया था। उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो लिखिएगा दोस्तों, पोखरण में किया गया था। कब? डेट था 18 मई, ठीक है। 18 मई 1974 को राजस्थान में किया गया था, पोखरण में किया गया था। पोखरण राजस्थान में किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। यह परमाणु परीक्षण नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, ठीक है। यह किस पर आधारित था दोस्तों? यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। और जिस समय दोस्तों ये टेस्टिंग किया गया ना, उस समय जान लीजिए कि रोक लगा हुआ था, टेस्टिंग करने के लिए मनाही थी, फिर भी दोस्तों भारत ने कारनामा कर दिखाया, ठीक है। और इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। चलिए, खैर अपनी जगह है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है, भारत ने जो दूसरा द्वितीय परमाणु परीक्षण है, ये द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पुनः दोस्तों बहुत जो है प्रतिबंध था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ है और इस समय भी दोस्तों बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह हुआ था मई महीने में, 11 और 13 मई, ठीक है। 11 और 13 मई। सन दोस्तों बहुत बाद में था, 1998 लिखिएगा, ठीक है। 1998 में दोस्तों ये किया गया था। लोकेशन वही था, पोखरण राजस्थान, ठीक है। पोखरण राजस्थान, लोकेशन दोस्तों वही था। इस चीज को भी याद रखेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखेगा, इसमें से एक, जैसे यहां पर एक टेस्टिंग किया गया केवल, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित सिर्फ एक टेस्टिंग किया गया। जो सेकंड वाला था ना, इसमें एक नाभिकीय विखंडन पर था और 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन पे भी किया गया। तो ये 2 बातें यहां पे लिखिएगा, ठीक है। यहां पर एक टेस्टिंग, ठीक है, एक नाभिकीय विखंडन पे टेस्टिंग किया गया, एक नाभिकीय विखंडन पर टेस्टिंग किया गया था और 4 जो है ये नाभिकीय संलयन पे भी टेस्टिंग किया गया, ठीक है। तो ये आपके लिए दोस्तों नया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये एक नया कारनामा हुआ था, इसे याद रखेंगे। करा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? पीछे आपने पढ़ा परमाणु बम का जनक, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपने पढ़ा, इनका नाम था ओपेनहाइमर। क्या नाम था? ओपेनहाइमर। इस नाम से दोस्तों एक फिल्म भी है, आप देखिए ओपेनहाइमर, तो आपको पूरा चीज पता चल जाएगा। रही बात हाइड्रोजन बम के आविष्कार की, किसने इसका आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। एक सवाल और आता है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, डायनामाइट, ठीक है। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। और उसी दौरान दोस्तों उनका जो है देहांत भी हो गया था, ठीक है, विस्फोट की वजह से। तो डायनामाइट अलग चीज है, परमाणु बम अलग चीज है, हाइड्रोजन बम अलग चीज है। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। सवाल दे रहा है कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट यही लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां लिखेंगे तो अटेगा नहीं, इधर ही देख दे रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन का सिद्धांत, ठीक है, ये इस सिद्धांत पर काम करता है। और परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत यह दोस्तों इस पर काम करता है, यह आप याद रखेंगे। तो यही सवाल यहाँ पूछा था, उत्तर मैंने यहीं से दे दिया, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा में क्या हो रहा है दोस्तों? सूर्य में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण हो रहा है, ठीक है।
हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण हो रहा है। और ये रूपांतरण ही कैसे हो रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक तरह से सूर्य एक तारा जो है इसके अंदर भी नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, ठीक है, विखंडन नहीं हो रही है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, इसलिए ऊर्जा दोस्तों वो निकलते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा सूर्य का अधिकांश भाग यह किन तत्वों से मिलकर बना है, तो पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ यही दो तत्वों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और हीलियम। 71% तो दोस्तों अकेले हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा ये 71% दोस्तों हाइड्रोजन है, प्लस हीलियम दोस्तों कितना है, 26% हीलियम है, ठीक है। तो याद रखिएगा हीलियम कितना दोस्तों, 26% क्या है, सूर्य में हीलियम है, ये आप याद रखेंगे। बाकी 71% क्या दोस्तों हाइड्रोजन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड नाम क्या था। पहला देखिए, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो पहले क्या था, वो पहले आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। भारत का अभी पीछे ही पढ़ाया हूं, फिर से लिख ले रहा हूं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 18 मई को 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था, ठीक है, पोखरण में हुआ था। पोखरण जो जगह है ये राजस्थान में स्थित है। अब आइए इसके कोड नाम की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोड नाम बता रहा है, कोड नाम था लाफिंग बुद्धा। कोड नाम क्या था दोस्तों, कोड नाम जो दिया गया था वो नाम दिया गया था लाफिंग बुद्धा, ठीक है। इस पूरा जो ये पूरा परमाणु परीक्षण जो किया गया इसका कोड नाम क्या था दोस्तों, लाफिंग बुद्धा कर रहे हैं भाई, स्माइलिंग बुद्धा मुझे लगा कुछ तो गलत कर रहे हैं, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। बच्चे सोचते होंगे कि यार ये नितिन सर से मिस्टेक हो गया, कहे जी हम कंप्यूटर हैं क्या कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकल सकता, या भगवान समझ के रखे हो हमको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। अब लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा क्या ही मैं बताऊँ, ठीक है। लेकिन जो कोड नेम है भाई वो तो नियम भाई, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, तो मैं लाफिंग बुद्धा क्यों बताऊंगा, निकल गया मुंह से, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा ऑपरेशन शक्ति दोस्तों क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नेम, ठीक है, का कोड नाम क्या था दोस्तों, वो इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। और दूसरा वाला हुआ कब था दोस्तों, तो 11 और 13 मई को हुआ था, 1998 में हुआ था, पोखरण में हुआ था। पोखरण जो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस दौरान दोस्तों एक नाभिकीय विखंडन पर और 4 नाभिकीय संलयन पर भी टेस्टिंग किया गया था, वो पॉइंट भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। करा ब्रीडर रिएक्टर दोस्तों क्या होता है, ठीक है। हम तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर सुना था हमने, तो परमाणु रिएक्टर आप जानते हैं कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित अपक्रिया के माध्यम से परमाणु विखंडन कराया जाता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, ये आप जानते थे, और उससे उष्मा पैदा होता है, ठीक है। लेकिन अब सवाल दे दिया ब्रीडर रिएक्टर। अब आपके दिमाग में आ गया सर ये कौन सा बवाल आ गया ब्रीडर रिएक्टर। अरे भैया कुछ नहीं है, ब्रीडर रिएक्टर करता क्या है, अपनी औकात से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा क्या करता है, यह अपनी क्षमता से ज्यादा जो विखंडित पदार्थ है उसको दोस्तों अपनी क्षमता से ज्यादा विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, उसी को कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। लिखेगा जो अपनी क्षमता से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, ऐसा रिएक्टर क्या कहलाता है, इसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों का इस्तेमाल दोस्तों ज्यादा होता है और उसका ज्यादा उपयोग लिया जाता है, ठीक है। जैसे होता है कि अब आग लगी है तो और उष्मा पैदा कर लो, ठीक है, मंदक डालकर उसको स्लो क्यों करना, तो मैक्सिमम दोस्तों यूटिलाइजेशन ये कर लेता है, ऐसे समझ लिए। करा परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यूरेनियम दोस्तों इसका नाभिकीय विखंडन जब होता है तो इसी सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत यह क्या दोस्तों, तो यह है नाभिकीय संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नाभिक मिलते हैं। और
परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, दोनों अलग अलग पर आधारित है। मैंने पीछे भी आपको बताया, फिर से वही सवाल यहां भी दे दिया। कह रहा है किसी विघटनकारी तत्व की अर्ध आयु, ठीक है, अगर 5 वर्ष है तो 20 वर्ष पश्चात उस विघटनकारी तत्व का कितना अंश शेष रह जाएगा। ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट सवाल। देखिए, हमको फिजिक्स का फार्मूला ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हमको मेथड पता है कि किसका उत्तर कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको समझाऊं, कुछ नहीं करना है, यह जितने वर्ष पश्चात की बात करे उसको आप नोट कर लीजिए, और जितना अर्धायु है पहले उसको तो तुरंत भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 5 चौका 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। 4 का मतलब इसको 4 बार यूज करना है, क्योंकि यहाँ अर्धायु दे रहा है, यानी 1/2 लिख रहा है। अगर मान लीजिए ही कह देता 1/4 आयु, ठीक है, तब आप यहाँ 1/4 ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना, सुनिएगा ध्यान से। अब क्योंकि यहाँ अर्ध आयु दे दिया 1/2, ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ अर्ध आयु दिया है, अर्ध आयु, और अर्ध का मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब 1/2 होता है, और ये भाग देके जितना बार निकाले थे 4 ना, इसको 4 बार लिख लो, 1/2, 1/2, 1/2। अब देखो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी उत्तर आ गया 1/16। 1/16 आपका जवाब हो जाएगा। 20 साल जो अभी दे रहा है ना कि 20 वर्ष पश्चात विघटनकारी तत्व का कितना अंश बचेगा, सिर्फ 1/16 भाग बचेगा। कितना बचेगा, 1/16 भाग। तरीका है निकालने का, निकालोगे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। करा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन की है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहा अर्ध आयु का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने आपको पीछे समझाया कि अर्ध आयु का मतलब होता है आधी आयु, यानी सीधा 1/2 लिख देना, ठीक है। अगर अर्ध आयु दोस्तों 10 दिन का है, ठीक है, अगर अर्ध आयु दोस्तों 10 दिन का है, तो अब देखिए इस सवाल में कितने दिन बाद है ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगर पूछ देता तो हम उसके हिसाब से उत्तर निकाल देते, ठीक है। मान लीजिए यहां दे देता, एक एग्जांपल मान ले रहा हूं कि मान लीजिए दे देता कि 20 दिन बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल लीजिए कि 30 दिन बाद क्या हो जाएगा। 2 सवाल हम लोग हल करते हैं। तो अगर 20 दिन लिखता तो मैंने आपको क्या समझाया था, क्या कर लेते, 20/10 कर लेते। अगर 30 दिन लिखेगा तो 30/10 कर लेंगे, क्योंकि जितना अर्धायु शेष रहता है उसी से भाग दे देना है। तो 0 से 0 कट गया, बच गया 1 दूना के 2, यहाँ 2 आ गया सिर्फ, और यहाँ 30 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा सिर्फ, ठीक, यानी 3 बार गुणा करना है। 1/2 का जब आप 2 बार गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 1/2, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी 10 दिन बाद दोस्तों वो कितना शेष रह जाएगा, 1/4 शेष रह जाएगा। अगर ये सवाल करता कि 20 दिन बाद कितना शेष रह जाएगा, तब हम क्या करते, 20 दिन बाद तब हम करते 1/2, 1/2, 1/2, 2 दूना के 4, दूना के 8, यानी 1/8, ये 1/8 शेष रह जाता, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों निकालते हैं। मेथड समझोगे तो डर नहीं लगेगा। अब ये सवाल देखिए अपने आप में अधूरा सवाल था, भाई मैं कितने दिन बाद अनुमान लगाऊं। मान लीजिए 50 दिन कहता है तो इसको 1/2 गुणे 5 कर लेना, 5 बार लिख लेना, मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे ऐसे, तो 2 के 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, तो 1/32 आ जाएगा उत्तर। तो इसी तरह से दोस्तों होगा। अभी मैंने आपको समझा दिया, आप देखिएगा कि एग्जाम में क्या दिया है उस अनुरूप दोस्तों आप काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम और जर्कोनियम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एस्टेटाइन, ठीक है, एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम और जर्कोनियम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों नहीं है, तो जर्कोनियम नहीं होता है, ठीक है। जर्कोनियम जो दिया दोस्तों ये नहीं होता है। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक है 40। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, आवर्त सारणी देखेंगे, तो उसमें 40वें नंबर पे आपको ये जर्कोनियम मिलेगा। हाँ, एक चीज बता दो दोस्तों कि ये एक ऐसा चीज है, ये मत समझिए, ऐसे समझिए, मैं आपको एक मोटी मोटा बता दे रहा हूं। 80 के ऊपर जितने भी जाएंगे, परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर चले जाइए, जितने भी हैं सब रेडियो एक्टिव हैं। एक कॉमन तरीके से आप याद कर लीजिए पहले कि परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर सभी के सभी रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन है केवल, ठीक है। परमाणु क्रमांक 80 के बाद के सभी तत्व, ठीक है, सभी तत्व रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, गुण
प्रदर्शित करते हैं। उसके अंदर जितना रहता है उस पे तो हमको याद करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर है तो सब जो है वहां अपने आप जो है रेडियो धर्मी गुण ये प्रदर्शित करेंगे। करा यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, ठीक है, इनमें से कौन सा यूरेनियम परमाणु ऊर्जा में जो है ईंधन के तौर पे दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है? तो पीछे ही मैंने बताया था यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्लूटोरेनियम, ठीक है, प्लूटोरेनियम, ठीक है, प्लूटोरेनियम, ठीक है, 239, ठीक है, 239 का यूज या तो करते हैं। वैसे आप यूरेनियम 235 याद रखिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आगे देखिए, करा स्विमिंग पूल रिएक्टर किसे कहते हैं? बड़ा अलग सा सवाल दे दिया, स्विमिंग पूल रिएक्टर, ठीक है। बच्चा परेशान कि सर स्विमिंग पूल रिएक्टर क्या होता है? याद रखिएगा, ऐसा रिएक्टर जिसमें भारी जल के रूप में ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है। ऐसा रिएक्टर जहां भारी जल के रूप में, जहां, ठीक है, जहां मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल D2O, ठीक है, D2O को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, इसी को और क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्साइड। इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भारी जल, ठीक है, भारी जल, ठीक है, या फिर गुरुजल, ठीक है, गुरुजल, ठीक है, का प्रयोग हो, उसी को दोस्तों प्रयोग होता हो, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। तो स्विमिंग पूल रिएक्टर कोई बहुत बड़ा तोप नहीं आ गया है, ऐसा रिएक्टर जहां D2O का यूज किया जाता हो, भारी जल का यूज किया जाता हो। और आप जानते हैं भारी जल का उपयोग हम क्यों करते हैं? भाई मंदक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बस सीधे सीधे ऐसे रिएक्टरों को हम सीधा स्विमिंग पूल रिएक्टर का नाम देते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर से दोस्तों आपका एक क्लास समाप्त। तो बहुत इत्मीनान से दोस्तों, बहुत लंबी क्लास नहीं होती, क्लास सिर्फ आधे घंटे की होती है। समय निकालिए, पढ़िए। जितना मेहनत से मैंने ये क्लास पढ़ाया है, इतनी मेहनत से मैंने अलग अलग विषय को भी कवर किया है। आप जब पीछे जाके देखेंगे तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। बाकी हमारा पेड कोर्स है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि नहीं नितिन सर के साथ जुड़कर पढ़ने में फायदा है, तो एक मौका जरूर दीजिए। एक मौका मेरे कहने से ये दे दीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए। कम से कम जो डेमो क्लास है ना, एक बार उसको देख लीजिए। डेमो क्लास का कोई पैसा नहीं है। डेमो क्लास में ऐसे ऐसे लेक्चर मैंने रखे हैं, और ऐसा नहीं कि डेमो क्लास मैंने मतलब दिखाने के लिए बनाया है। जो क्लास में पढ़ाया गया उसी में से किसी वीडियो को उठा के मैंने डेमो में रख दिया, ठीक है। तो वो चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। एक बार पढ़िए जाकर के, कम से कम जो ही फ्री में मिल जाए, हाँ, जो फ्री में मिल जाए। पेड क्लास का कंटेंट अगर आपको निःशुल्क मिल रहा है कुछ भी पढ़ने के लिए, कोई भी एक टॉपिक तो क्लियर होगा ना। जैसे मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो आपको लगता होगा कि नहीं, सर के साथ आने के बाद कुछ ना कुछ क्लियर तो हुआ, कुछ ना कुछ नया तो मिला, ठीक है। तो आप साथ में जुड़ेंगे तो बेशक आपको नया मिलेगा और मजेदार चीजें मिलेंगी। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ जानना है, समझना है तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। टीम हमारी जो है आपके समस्याओं का समाधान करेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।